नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल हिमाचल प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर जयप्रकाश कर्नाटकी जी। थैंक यू। और मैंने कोशिश की है कि मेरे जो चाहने वाले ऑडियंस है उनसे मैं सही रूप में आपको वो अच्छा लगेगा, यही मनोकामना भगवान से और आपसे प्रार्थना करता हूँ। और आपका प्यार हमेशा ऐसे ही रहे। जयप्रकाश विनायक कर्नाटक। सर, इस तस्वीर के बारे में बताइए। हाँ, मेरे डैडी मास्टर विनायक, एक्टर सिंगर डायरेक्टर, उनके पत्नी का नाम था सुशीला विनायक कर्नाटकी। उनको 7 बच्चे थे। और मैं ये कहूँगा कि उनको सिर्फ बच्चे मीन्स घर और क्या बोलते हैं चूल्हा, घर और बच्चे, 7 बच्चे होने की वजह से उनको बाकी फिल्म इंडस्ट्री या कुछ ना कभी वो सेट के ऊपर जाती थी ना कभी कुछ, घर और पति जैसे घर वापस आ जाते। शी वॉज अ वेरी होमली वाइफ। हाँ, मैं हूँ, नंदा दीदी है, मीना है, जमा है, और वो ऊपर जो है वो मेरा बेटा है स्वस्ति। और फिर नीचे जो है, हाँ, वो मैं, सुभाष बड़ा भाई, उसके बाद बीच का भाई प्रफुल्ल, और अपने जयमाला जो ड्रेस पहना है ना, वो जयमाला है। सिर्फ इसमें भारती नहीं है। और जो सबसे ऊपर एक फोटो लगाई है वो हमारा बेटा स्वस्तिक जब छोटा था, स्वस्तिक जयप्रकाश कर्नाटक। बस। सर, आप अपने बारे में बताइए, आपका परिचय। पहले तो मैं सारी जनता को नमस्ते करूँगा। और जो मुझे, हम लोगों को बनाने वाली जनता ही होती है। और उसके बाद मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है जयप्रकाश विनायक कर्नाटकी। मेरे फादर मास्टर विनायक, एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, पर वो पहले कोल्हापुर में प्रोफेसर थे। और फिर मेरे चाचा, बहुत ही प्रख्यात, प्रसिद्ध, जगह विख्यात पी शांताराम जी, वो मेरे चाचा हैं। तो उन्होंने जब मेरे डैडी को देखा तब उन्होंने कहा कि तू प्रोफेसर करके तो अच्छा है, बट तू गाता भी बहुत अच्छा है, तो चलो मेरे साथ, मैं तुमको हीरो हिंदी मराठी फिल्म में बनाऊंगा। और तुम गाते हो तो सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर। डायरेक्टर बाद में बन गए, पहले तो अन्ना साहब भी शांताराम जी ने उनको मौका दिया। उसके बाद उनकी पिक्चरें अयोध्या सा राजा, चलो माया मच्छिंदर, उसके बाद अर्धांगिनी, काफ़ी पिक्चरें उनकी चल गई। तो उसके बाद उन्होंने खुद तय किया कि मुझे डायरेक्शन करना चाहिए। और फिर उन्होंने प्रफुल्ल पिक्चर नाम की कंपनी उन्होंने तैयार की और उसके ऊपर इंडिपेंडेंट खुद वो फिल्में डायरेक्ट, प्रोड्यूसर, सिंगर करके बनाने लगे। कब की बात है सर ये? ये
उनका जन्म जो था वो 1901 का था। तो अयोध्या राजा जो फिल्म थी वो शायद मुझे लगता है 1930-35 में, वो ज़रा चेक कर लीजिए, अयोध्या का राजा। हाँ, और फिर उन्होंने जैसे उस फिल्म में काम किया तो एज ए सिंगर, एक्टर, और उनके सबसे लोगों ने एक बात अप्रिशिएट की, ही वॉज अ वेरी नेचुरल एक्टर। एक्टिंग करते थे बहुत स्वाभाविक होती थी, क्योंकि आमतौर के ऊपर ड्रामा और माइथोलॉजिकल पिक्चरें, उसकी वजह से लोग थोड़ा सा लाउड एक्टिंग किया करते हैं। तो वो मेरे डैडी को बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उन्होंने कहा आदमी को नेचुरल एक्टिंग करनी चाहिए। तो इसीलिए वो एक प्लस माइंड बन गए और लोग कहने लगे वाह 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 वाह, नहीं तो सब लोग ऐसे 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 करते हैं, ये कितना स्वाभाविक एंड इतना इनोसेंट, और गाते इतना अच्छा करके वो सुपर डुपर एक्टर हो गए, हीरो बन गए। उसके बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं डायरेक्शन करूं, तो उन्होंने डायरेक्शन के लिए प्रफुल्ल पिक्चर्स नाम की कंपनी तैयार की और उसके ऊपर वो पिक्चरें बनाने लगे। अब मैं एक दूसरी बात बता देता हूँ। उनके पत्नी का नाम था सुशीला विनायक कर्नाटकी। उनको, मेरे डैडी और माताजी को 7 बच्चे थे, तो 4 लड़कियां और 3 लड़के। तो पहली बेटी थी, उसका नाम था मीना। दूसरा भाई था, उसका नाम था सुभाष। तीसरी नंदा, पर उसका नाम था नंदिनी विनायक कर्नाटकी। तो ऐसे ये, उसके बाद नंदा के बाद भाई था, उसका नाम प्रफुल्ल, और वो जो उन्होंने कंपनी शुरुआत की वो इस बेटे के नाम के ऊपर उन्होंने प्रफुल्ल पिक्चर्स की स्थापना की थी। उसके बाद प्रफुल्ल के बाद जयमाला करके बहन थी, उसके बाद जयप्रकाश मीन्स मैं, और सबसे छोटी बहन थी भारती। तो ये हमारा पूरा परिवार था। अब मेरे डैडी बहुत मशहूर प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर थे, तो उनकी पिक्चरें बहुत चली, और नाम भी कि 25 साल आगे के डायरेक्टर, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम माइथोलॉजिकल या हिस्टोरिकल पिक्चरें नहीं बनाई, उन्होंने सोशल पिक्चरें बनाई जिसमें बोल्ड सब्जेक्ट था। तो वैसे उनका एक बोल्ड सब्जेक्ट था माधव बाल, मेरा मुन्ना। अब इसमें ये था, एक कुंवारी लड़की हीरो के प्यार में गिर जाती है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और हीरो बोलते कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, और वो उसको छोड़ देता है और वो जाके दूसरी जगह पे औरत से शादी कर लेता है। पर ये औरत, हीरोइन थी मीनाक्षी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अगर नारी हो गई तो क्या हुआ, मुझे फेस करना चाहिए एंड आई विल फाइट फॉर इट। और वैसे वो अपने बच्चे को बगैर पति, बगैर शादी, वो उसको पैदा करती है, उसको पढ़ाती है। ये सारांश था उस फिल्म का। तो मेरे चचा भी शांताराम जी और इनके मौसी के लड़के, मेरे फादर के मास्टर भी शांताराम, उन्होंने उनको पहला मौका दिया था। तो
फिर उनको वो कहने लगे, गाइडेंस भी उनका था, तो कहने लगे विनायक कि तुम क्या कर रहे हो? अब हीरोइन का पल्लू नीचे गिर जाता है तो हम दोबारा शॉट लेते हैं। ऐसा ऑर्थोडॉक्स ज़माने में हम लोग फिल्में बनाते हैं, बट तुमने एक बोल्ड सब्जेक्ट बनाया, इसका पब्लिक एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये जो तुमने फिल्म बनाई है कि कुंवारी माँ फाइट करके अपने बेटे को पैदा करती है और ज़माने से नया कदम उठाती है, वो एक्सेप्ट नहीं करेगी तो पिक्चर नहीं चलेगी। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये पिक्चर मत बनाओ। फिर भी तुमने बनाई है तो आई एम सॉरी, डोंट। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक को अगर कोई चीज़ अच्छी तरह से पेश करो तो वो पब्लिक डेफिनेटली एक्सेप्ट करती है, और यही हुआ। माधवाल मेरा मुन्ना हिंदी मराठी दोनों लैंग्वेजेस में सुपर डुपर हिट हो गई। और फिर मेरे डैडी को, मास्टर विनायक जी को, एज ए एक्टर डायरेक्टर करके अवार्ड्स तो मिल गए, बट उनको एक किताब मिल गया, एक पदवी मिल गई कि मास्टर विनायक ही इज़ अहेड ऑफ टाइम, 30 इयर्स के आगे के निर्देशक है और उनकी पिक्चरें देखनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक फिल्म बनाई ब्रह्मचारी। उसमें मेरे डैडी ब्रह्मचारी हीरो थे और हीरोइन थी मीनाक्षी शिरोडकर। उनको उन्होंने स्विमिंग ड्रेस में पेश किया 1944 या 45 में। तब फिर अन्ना साहब ने कहा कि अरे बाबा मत कर ऐसा, हीरोइन को वो तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में पेश करेगा। मुझे पहली पिक्चर की कहानी अच्छी थी, कुछ हटके अच्छे ही लगे, पर ये मत कर विनायक, तू सुन्नत है। बोल के नहीं, कोई भी चीज़ उसमें वल्गैरिटी नहीं लगनी चाहिए। ऑन द कॉन्ट्री, रोमांस में जो सबसे बड़ी चीज़ होती है गुदगुदी, टिकलिंग, वो हो जाए तो आप जीत जाते हैं। तो मैं ये गाना पिक्चराइज करूँगा और पिक्चर में डालूँगा और फिर देखना इसका। और यकीन मानिए ब्रह्मचारी ये हिंदी मराठी पिक्चर अपने बॉम्बे सेंट्रल गिरगांव में सेंट्रल सिनेमा में रिलीज़ हुई। एंड आप यकीन करेंगे वो पिक्चर 100 वीक्स चली और सब लोगों ने मास्टर विनायक जी की तारीफ़ की। और मीनाक्षी जो हीरोइन थी उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम में इतना अप्रिशिएट किया, बोलिए वाह, एक महाराष्ट्रियन हीरोइन इतनी ग्लैमरस लग के। और क्या उन्होंने पिक्चराइजेशन किया। और यकीन मानिए, नॉट आई एम हिज सन, बट एज अ डायरेक्टर या आउटसाइडर, द वे ही हैंडल्ड इट, हैट्स ऑफ टू हिम। एंड आई एग्री विथ जो उनको एक किताब मिली थी कि ज़माने के 25 साल आगे के डायरेक्टर, वो सही करके दिखाया। ऐसे थे मेरे फादर मास्टर विनायक। उनकी शादी हो गई थी सुशीला विनायक कर्नाड के साथ। तो और दूसरी बात, उनकी बहन थी फूफी सरला। वो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका थोड़ा ये है कि मेरे पिताजी जब थे तब ये हमारे साथ रहती थी। शादी हो गई थी, वो अलग रहते थे, पर आना जाना। और डैडी की सरला बहन जो थी वो बहुत प्रिय थी।
तो वो अक्सर हमारे घर पे शिवाजी पार्क में होते थे। तो ये ऐसे परिवार, तो उनको मैंने ये तो कह दिया कि उनको 7 बच्चे थे। बट आपको ताज्जुब होगा कि फिल्मों में सिर्फ नंदा दीदी और मैं आया, बाकी कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया। एवरीबडी दूसरे प्रोफेशन में गए। उन्होंने कहा कि उनका और अन्ना साहब का, वो उनकी चचेरी बहन थी, तो उनका बहुत अच्छा था। तो उन्होंने कहा मेरी माँ को, ठीक है मैं अन्ना से बात कर लूँगी और इसको लगा दूँगी। तब भी शांताराम जी के राजकमल स्टूडियो में वो मुझे लेके गई और उन्होंने कहा कि ये फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता है, तो आप इसे रखिए। बोलेंगे मैं कभी किसी ऐसे रिश्तेदार को रखता नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल का आदमी हूँ। तो मेरे रूल्स रेगुलेशंस बहुत टाइट है। तो देखो, तो तुम हाँ कहोगे, बट मुझे इसको पूछ। तो बोलेंगे देखो बेटा जयप्रकाश, मैं बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ, सख्त हूँ, तो तुमने अगर फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की तो तुम्हें कम से कम 1 साल शूटिंग के वक्त पे आ सकते हो, पर किसी चीज़ को छू नहीं सकते हो। देखना होगा और ऑब्ज़र्व करना होगा, और उसके बाद अगर मुझे लगे दूसरे साल या तीसरे साल तो मैं तेरे को अलाउ करूँगा। तो ये मंजूर है? अरे हाँ, दूसरी बात, मैं पगार नहीं दूंगा, पैसे नहीं दूंगा, अप्रेंटिस करके काम करना होगा। और दूसरी बात, जैसे आम तौर शूटिंग पे खाना लंच पे मिलता है वो नहीं मिलेगा, चाय नहीं मिलेगी, तो तुमको अपना डब्बा लेके आना पड़ेगा लंच का, और अगर चाय की तलब लग गई तो कैंटीन में जाके पीना होगा, मैं नहीं दूंगा। तो ये मंजूर है तो मेरे साथ कर। तो फिर आपकी आगे कैसे बढ़ी गाड़ी? हाँ, तो उस वक्त वो बना रहे थे फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। जितेंद्र की पहली पिक्चर थी, उसका असल में नाम था रवि। तो अन्ना साहब ने उसको चेंज करके जितेंद्र बनाया, और उनकी जो बेटी थी राजेश्वरी, वो हीरोइन थी। वैसे गीत गाया पत्थरों की शूटिंग की शुरुआत होगी। तो पहले दिन मुझे उनके चीफ असिस्टेंट जो थे रविंद्र करके, उन्होंने कहा उस कोने पे खड़े रहने का और सिर्फ शूटिंग को देखने का, ऑब्जर्व करने का, हाथ भी किसी को कैमरा क्लैप, ये किसी को कुछ कंटिन्यूटी शीट नॉट अलाउड, बिकॉज अन्ना साहब बहुत स्ट्रिक्ट है। मैंने कहा ठीक है, तो फिर शुरू करूं? हाँ, चालू है? हाँ ठीक है, अच्छा जा रहा है। अच्छा, तो फिर पिक्चर जैसे गीत गाए पत्थरों ने शुरू हो गई राजकमल में, तो मैं जाके वहाँ एक कोने पे खड़ा था। तो फिर मेरे दिल में आया, कुछ भी हो, भी शांताराम जी मेरे चचा है ना, तो अगर मैं उनके नज़दीक जाऊंगा तो भी क्या होगा। हाँ, तो ऐसे जाता हूँ और चरण छूकर उनका आशीर्वाद लूँगा। तो मैं गया, जब शूटिंग चल रही थी जितेंद्र और राजेश्वरी की गीत गाया पत्थरों, तब गया और मैंने चरण छुए। तो उन्होंने ऐसे ऐसे किया, बोले हाँ ठीक है चरण छू सकते हो, बट नाउ
अगेन आउट, उधर जाके खड़े रहने का। और फिर मुझे उन्होंने बोल गए, तो फिर मैंने थोड़ा दूर जाके पूछा, फिर मैं आपके नज़दीक बात नहीं करने की, नो पेमेंट, नथिंग, मैंने बोल दिया है, खाने का डब्बा लेकर आना पड़ेगा, चाय कैंटीन में पीनी पड़ेगी और वहाँ खड़ा रहना होगा। और अगर मैं 2 साल 3 साल के बाद इम्प्रेस हो गया तो फिर मैं देखूँगा, पर तब तक वहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मैं शूटिंग देख रहा था और उनके चीफ असिस्टेंट रविंद्र जी करके थे, वो मेरे कज़न चाचा के बेटे थे। तो उन्होंने कहा देखो बाबा जप्पू, मुझे राजकमल स्टूडियो में सब लोग अन्ना साहब ऑल्सो जप्पू जप्पू करके बुलाते थे। तो कहने लगे देखो कभी भी ये गलती मत करना। तो मैं शूटिंग को ऐसे देख रहा था, खुद की चाय कैंटीन में जाके पीता था, खुद का डब्बा लाता था लंच में, और ऐसे चल रहा था। 1-2 महीने हो गए, उसके बाद मैंने कहा यार ये कुछ अजीब सा है, मैं ऐसे करता हूँ, अगर ये अलाउ नहीं कर रहे हैं ना तो मैं ऐसे करूँगा। ये जो क्लैप बोर्ड है और कंटिन्यूटी कैसे लिखते हैं लंच टाइम में, उसको लंच टाइम में सब लोग चले जाते थे, उसके बाद पहचान तो हो गई थी। तो मैं दरबान को लंच टाइम पे स्टूडियो बंद, दरबान को बोलता मैं मेरा कुछ गिर गया है वो लेके आता, हाँ बेटा जाओ, बट 5 मिनट में बाहर आना। हाँ हाँ हाँ। तब मैंने अपने कपड़े के अंदर क्लैपबोर्ड को छुपाया, कंटिन्यूटी को छुपाया इधर और उधर करके, और मैं आ गया बाहर। तो उसने कहा जा। उसके बाद मैं एक मेकअप रूम थी है, तो उसमें गया, खाली मेकअप रूम, उसमें गया और मैं रोज़ कंटिन्यूटी कैसे लिखने की और क्लैप कैसे देते हैं उसका रिहर्सल करता था। और फिर 1 घंटे के बाद लंच होने के पहले फिर अगेन वो क्लैप छुपाकर, कंटिन्यूटी शीट को छुपाकर अंदर जाता था। और बहुत अभी क्या हुआ नहीं, क्या हुआ कि वो उस वक्त में मेरा पेन गिर गया था, अभी मेरा कुछ ही वो है तो वो मैं जा तो जाता था अंदर और वो रखता था उस जगह पे कि किसी को शक ना हो। और फिर लंच टाइम के बाद शूटिंग शुरू, फिर मैं अपना ऐसे खड़ा। तो ऐसे गीत गाया पत्थरों। उस समय कितनी उम्र थी आपकी? मैं कुछ 16, इंटर पास होकर विल्सन कॉलेज, वो मैंने बताया ना कि मैंने माँ को बताया। तो तब मैंने कहा था कि अब मेरे से होगा नहीं माँ, अब बोलिए ये मानेगा नहीं, जा। तब मेरे फूफी ने उस विशांतर लेके गए। और ये तो समझ लीजिए मेरे फर्स्ट ईयर 15, इंटर 16, 17-18 गिर गाया पत्थरों। गिर गाया पत्थरों का भी साल है, वो आपको मिलेगा। हाँ तो की पहली फिल्म थी आपकी? पहली फिल्म? हाँ मेरी पहली फिल्म हिंदी और स्टारकास्ट। बाद में ये हुआ, ऐसे नहीं हुआ क्या। अच्छा, इसके बीच में और एक बात हो गई थी।